हेलो दोस्तों, कैसे हो। डेविल रूल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इसका पिछला एपिसोड जिसमें हमने देखा था हमारा हीरो दुवे जो कि अब बड़ा हो गया है, उसको उसके फादर अपने किंगडम से बाहर उन लोगों के होम टाउन में भेज देते हैं, जिस पर रास्ते में कुछ चोर हमला कर देते हैं। दुवे के सोल्जर्स उनको हरा देते हैं, लेकिन दुवे की बातों को सुनकर उन चोरों में से ये लड़की दुवे की बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इतना इम्प्रेस कि वो दुवे की हमेशा के लिए सेवा करना चाहती है और वो एक ओथ लेकर दुवे की हमेशा के लिए नाइट बन जाती है। अब आगे उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकल गए हैं। कुछ दिनों के बाद आखिरकार दुवे अपने लोकेशन पर पहुंच जाता है, यानी कि उसका होम टाउन। जैसा कि दुवे एक नोबल पर्सन है, उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है और उसके ठहरने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा सा कैसल होता है। नौकर चाकर दुवे का स्वागत करते हैं और हमें इस पैलेस के बटलर और इस विलेज की भी टैक्सेस का ध्यान रखने वाले हिल रोलिन को दिखाया जाता है, पर दुवे उसके इस वेलकम को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। दुवे थोड़ा सा परेशान है। उसके फादर दुवे को अलग करे हैं और उसके मन में वो ख्याल कि वो सबसे अलग है, उसके अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, ये उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील कराती है। दुवे इस बड़े से हाउस को देख रहा है। बटलर उसको इस हाउस के बारे में बता रहा है। वो कहता है दुवे लुओलिन फैमिली का 7th जनरेशन है। इस पैलेस में दुवे की परदादी, जो कि दुवे के फादर के फादर के फादर के ग्रैंड मदर थी, उनका ये बहुत ही ज्यादा चहीता हाउस था। यहीं से वो अपनी एस्ट्रोलॉजी करती थी। वो बहुत ही ज्यादा फेमस लेडी थी। मास्टर दुवे, क्योंकि आप अभी के करंट पेट्रिया के एल्डेस्ट सन है, ये घर अब आपको बिलोंग करता है और क्योंकि ये आज आपकी इस हाउस में पहली रात है, आपको आपके फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से एक ट्रेडिशन फॉलो करना होगा। आपको इस कैसल के स्टडी रूम में पूरी एक रात अकेले बितानी होगी, पर क्योंकि आप मेरे मास्टर हो, अगर आप ऑर्डर दे तो मैं आपके लिए कहीं और व्यवस्था कर सकता हूँ। दुवे कहता है कोई बात नहीं, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन है, मुझे इसको फॉलो करना ही चाहिए। मैं आज रात स्टडी रूम में बिताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम लोगों को उस स्टडी रूम को दिखाया जाता है। दुवे किताबों का शौकीन है, इसीलिए उसको ये रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये रूम किताबों से भरी हुई है। दुवे कहता है एटलीस्ट मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, इससे मेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। पर दोस्तों ये रूम काफी ज्यादा अजीब सा था। थीम बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइप की थी, तलवारें थी, बड़े बड़े पोस्टर्स थे, मैप्स रखे हुए थे और इस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस रूम में कोई तो सीक्रेट छुपा हुआ है। दुवे अपनी चेयर में बैठ जाता है तो फिर वो बटलर कहता है मास्टर, आपके फादर पेट्रियक द अर्ल ने लेटर लिखकर मुझे ये बताया था कि आपका माइंड काफी ज्यादा शार्प है। उन्होंने मुझे कहा कि आप आपके फैमिली बिजनेस के इस साल के अकाउंटिंग बुक्स को चेक करें। दुवे चाय की चुस्की लेते हुए कहता है हाँ, आप उसे मेरे टेबल पर रख दीजिए। जिसके बाद तो ये बटलर एक क्रीपी स्माइल के साथ सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है। जिसके बाद एक एक करके बहुत सारे बुक्स दुवे के सामने आकर रख दिए जाते हैं। पहली बात तो ये बटलर भी काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। ये कोई मामूली बटलर टाइप का नहीं लग रहा है, जरूरी बटलर के भी कोई सीक्रेट है। दुवे जब इतने सारे अकाउंटिंग बुक्स को देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो ये देखकर ये बटलर हंसता है, कहता है मास्टर, ये इस साल के एक्सपेंसेस और इनकम के रिपोर्ट्स हैं। जैसा कि हम सभी को पता है दुवे एक फूल मास्टर के नाम से फेमस है। इसके अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, इसीलिए सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये बटलर भी इसी वजह से दुवे का मजाक बना रहा है। दुवे ये नोटिस करता है, पर इस बात को इग्नोर करके वो अकाउंटिंग बुक को पढ़ने लगता है और अपने थोड़ी ही देर के रीडिंग में उसे एक फॉल्ट नजर आ जाता है। दुवे तुरंत ही पॉइंट आउट करता है बटलर, ये अंगूर का टैग। इसके इतना कहते ही बटलर बड़बड़ करने लगता है, कहता है मास्टर, ग्रेप टेस्ट पिछले साल के जैसे ही एकदम सेम है। विलेज के सारे नागरिकों ने अंगूर के टैक्स बढ़िया से भरे हैं। तो फिर दुवे कहता है पर ये कैसे हो सकता है, जैसा कि मैंने सुना था इस साल अंगूर 20% से ज्यादा प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये टैक्स पिछले साल के जैसे ही सेम कैसे हो सकता है। इसका मतलब जरूर ही टैक्स को छुपाया गया है। ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने लिए उस टैक्स का घपला कर लिए हैं। दुवे हिल बटलर की ओर एक डरावनी लुक देता है। बटलर की हालत खराब हो जाती है। बटलर जो दुवे को अंडरस्टिमेट कर रहा था, एक बार में ही उसे होश आ जाता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था, दुवे के पास और कोई पावर हो या ना हो, पर दुवे की मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने पिछला एपिसोड गलती से नहीं देखा है तो चैनल पर जाके चेक करना, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है, आपको उसमें पहला एपिसोड भी मिलेगा और सारे एपिसोड्स जो आएंगे वो उसी में अपडेट कर दिए जाएंगे, या तो फिर मैं आपको इसके पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से जाकर चेक कर लेना। बटलर की हालत खराब हो गई है। बटलर कहता है मास्टर, मुझे नहीं पता, शायद सर्पेंट्स ने इसमें एंट्री करते वक्त कोई गड़बड़ कर दी होगी। दुवे कहता है बटलर
तुम्हें एक बात पता है, जब मैं पढ़ता हूँ तब अगर कोई मेरे आमने सामने होता है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। बटलर इसकी बात को सुनकर फिर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। दुबे की बातों को सुनकर इस बटलर के पसीने छूट गए हैं। इसको ये अंडरस्टिमेट कर रहा था पर अब कह रहा है, मैंने तो सुना था यंग मास्टर एक इडियट है, पर इन्होंने बुक को एक झलक देखकर ही टेक्स्ट में गड़बड़ी की बात जान ली। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया है। रात के 11:30 बज रहे हैं और दुबे अभी भी स्टडी रूम में अकाउंटिंग बुक्स को चेक कर रहा है। लेकिन तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है। दुबे खड़ा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है, कौन है? इधर उधर देखता है, उसके अगल बगल ऊपर नीचे कोई भी नहीं होता, चारों ओर बस पोस्टर्स हैं। जब दुबे किसी को नहीं देखता तो वापस से बैठ जाता है। कह रहा है, ये मैं क्या एहसास कर रहा हूँ? क्या ये कैसल भूतिया है? फिर वो खुद में बात करने लगता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और तभी हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसकी आंख हिलती है। दुबे ये देख लेता है। एक्चुअल में ये दुबे का प्लान था। दुबे चम्मच के जरिए उस ऑयल पेंटिंग की ओर नजर रखा हुआ था। दुबे कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया, अब चलो अपने आप को छुपाओ मत। मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम मुझे देख रहे थे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे ऊपर इस स्पून के जरिए नजर रख रहा था, पर उस पेंटिंग की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। दुबे कहता है, लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। एक तो तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे थे और फिर तुम अब मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। फिर भी दुबे को कोई जवाब नहीं आता है। तब दुबे कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर सच में ये मेरा वहम ही था तो मैं इस पेंटिंग को जला कर देखता हूँ। और फिर दुबे कैंडल को लेकर पेंटिंग के पास पहुंच जाता है। कैंडल को देखकर पेंटिंग एकदम घबरा जाता है। वो हिल रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है। दुबे उससे सवाल पे सवाल पूछ रहा है, तुम बताओ आखिर तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आए और तुम्हारा क्या राज है? लेकिन पेंटिंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। दुबे गुस्साने लगता है, कैंडल को और करीब करने लगता है। लेकिन तब दुबे नोटिस करता है पेंटिंग जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, पर उसके जबान से सही में आवाज नहीं आ रही है। दुबे समझता है कि वाकई में बोल नहीं सकता है। लेकिन तभी घड़ी में 12 बजते हैं और इस पेंटिंग का बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो राज ये है कि हर रात 12 बजे पेंटिंग बोल सकता है। पेंटिंग अब बोल रहा है तो बहुत ही ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। कह रहा है, देखो बच्चे, मैं एक मैजिकल क्रिएचर हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा कम समय है, जैसे ही 1 मिनट बीतेंगे मेरी आवाज दोबारा से चली जाएगी। दुबे कहता है, वाह कमाल है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पेंटिंग उसकी बातों में आ जाता है, चुप हो जाता है, पर उसे कुछ बात याद आती है। चिल्लाता है, लड़के तुम मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, तुम मुझे भुलवा दोगे। मेरा एक काम है, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लड़के, इस स्टडी हॉल में एक सीक्रेट रूम है, इनमें से एक बुक मुझे इस पोस्टर से आजाद करा सकता है। वो बुक उधर ही कहीं है, पर जब तुम्हारी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज हो तभी तुम उस बुक को ढूंढ पाओगे, उस सीक्रेट रूम को अनलॉक कर पाओगे। पर इसी के बाद 1 मिनट बीतता है और उस मैजिशियन की जबान फिर से चली जाती है। वो कुछ और भी बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। पर दुबे को इसकी बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि ये कोई ट्रेजर की तो बात कर रहा था। दुबे कहता है, चलो एटलीस्ट मुझे आज रात की बोरियत को काटने के लिए कोई रास्ता मिल गया। ये ट्रेजर जरूर ही वो मेरे ग्रेट ग्रैंडमदर सीमेल का होगा। पर देखो पोस्टर, अगर तुम्हारी ये ट्रेजर कोई बकवासी चीज निकली तो आकर मैं तुम्हें इसी मोमबत्ती से आग लगा दूंगा। जिसके बाद दुबे वहाँ से बुक सेल्स की ओर जाता है। बुक सेल्स में उसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उसमें एक पहेली थी जो कि उस बुक को ढूंढने का तरीका बता रही थी। दुबे पल भर में उस पहेली को हल करके उस बुक का पता लगा लेता है और जैसे ही उसको वो खींचता है वो सीक्रेट रूम का डोर अनलॉक हो जाता है। दुबे उसके अंदर जाता है तो देखता है एक बहुत ही बड़ा सा कमरा है। वहाँ से वो एक दरवाजे की ओर पहुँचता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने के लिए बटन को प्रेस करता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लावा से हमला हो जाता है। दुबे नीचे लटक कर अपनी जान बचाता है। उसकी जान बच तो जाती है पर वापस आकर जैसे ही वो उस डोर को देखता है समझ में आता है कि डोर को खोलना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे भी एक पजल है जिसको उसे सॉल्व करना होगा। उसे समझ में आता है यहाँ पे ये जो कीज बने हुए हैं ये एक स्टार के कॉन्स्टलेशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, पर ये थोड़ा सा उल्टा है। अब दुबे को इसकी पोजीशन को ठीक करना होगा। वो ठीक करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है पर उसकी हाइट छोटी है। दुबे दिमाग लगाता है, सामने पड़ी तलवार को जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर खड़े होकर वो उस कॉन्स्टलेशन को ठीक करता है। पर जैसे ही वो ठीक होता है सारी चीजें चमकने लगती है और ये पूरी जगह हिलने लगती है। पर उसके बाद जैसे ही दरवाजे के अनलॉक होने की साउंड आती है दुबे के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, यानी कि उसके नीचे की फर्श हट गई है और दुबे सीधा नीचे गिरते हुए एक अलग ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से जगह में पहुंच जाता है। दुबे कहता है, यानी कि सामने की वो डोर एक ट्रैप थी, असल में रास्ता नीचे से होकर गुजरता था। ये जगह तो पूरे ट्रैप्स और पहेलियों से भरी हुई है। आखिर ये किस चीज को छुपाना चाहते हैं? ये रूम देखने में काफी ज्यादा सीक्रेट रूम टाइप का लग रहा है। क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया? पर मुझे यहाँ पे ढूंढना क्या है? लेकिन तब वो अपने सामने एक चट्टान देखता है। इसके
ऊपर एक अलग ही तरह का पत्थर रखा हुआ था। दुबे उस चीज को छूता है, समझ में आता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी है। तभी वो देखता है कि इस चट्टान में कुछ लिखा हुआ है, पर भाषा बहुत ही ज्यादा पुरानी है। दुबे उस लिखावट को पढ़ पाता है। उसमें ये लिखा हुआ है, एक लुओलिन का असली ब्लड ही इस चीज को खोल सकता है, जिसके बाद तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि पीछे छोड़ दी गई हैं। पर ये चीज मैनकाइंड के लिए फोरबिडन है। क्या तुम्हें इतनी साहस है कि तुम इसे ओपन करने की कोशिश करो? ये पढ़कर दुबे हंस देता है, कहता है ये कैसी डरावनी बात है। अगर ये बातें मेरे वर्ल्ड में होती तो इसी पढ़कर मैं ये रिजल्ट निकालता कि ये कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेट पावर को पाने का रास्ता बताएगा। पता नहीं इस दुनिया में इसका क्या मतलब है, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं इसे ट्राई करके तो जरूर देखूंगा। और तब दुबे अपना ब्लड निकालता है और उस खून की बूंद को इस रॉक के ऊपर डालता है। इसके ऐसा करते ही ये पूरा रॉक जगमगा उठता है और उसमें रखा हुआ वो प्राचीन अजीब सा पत्थर एकदम से क्रैक हो जाता है। उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा चमकदार चीज निकलती है, इतनी ज्यादा रोशनी कि दुबे की आंखें चौंधी आ जाती है। और दोस्तों एक आवाज उसमें गूंज उठती है, मैं आशा करती हूँ लुओलिन फैमिली फल फूल रहा होगा। मैं इस फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे हस्बैंड थे जिसकी वजह से मैं लुओलिन फैमिली से जुड़ी। और दोस्तों तभी हमें एक कमाल का नजारा दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो रोशनी उभरी थी वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लेडी में बदल जाती है। लेडी कह रही है, जिसने भी इसे ओपन करा है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं तुम्हारी एंसेस्टर लुओलिन फैमिली की 3rd जनरेशन के पेट्रियार्क की वाइफ हूँ। मेरा नाम समैल लेरोलिन है। अब दोस्तों आपने ये नाम थोड़ी देर पहले सुना था, समैल, जिसके बारे में वो बटलर कह रहा था, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस लेडी थी। समैल कहती है, मरने से पहले मैं आपके लिए एक मैजिक मैसेज छोड़कर गई थी। दुबे ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड है। समैल कह रही है, सभी लोग जो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बस तारों की पोजीशन को समझना है और तारों को देखकर फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ गलत है। एस्ट्रोलॉजी असल में एक तरह का जादू है, एक बहुत ही ज्यादा पुरानी पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल जादू। ऐसा जादू जो तुम इन स्टार्स की शक्तियों को हासिल करके कर सकते हो। 6 साल पहले हमारे आसमान में एक अलग ही तरह की चेंजेस दिखाई दी थी। आसमान से स्टार टूटकर गिर रहे थे। मुझे इस चीज का पता लगाने में पूरे 3 साल लगे। वो स्टार वहाँ से फॉल होकर इस कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न टिप पर गिरी और मैंने उस स्टार को ढूंढ निकाला। वो स्टार ये स्टोन का टुकड़ा है। उतने बड़े स्टार से मैं ये स्मॉल पीस ही हासिल कर पाई, पर जहाँ पे ये गिरा था वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही मची थी। ये एक फॉरबिडन स्पेल का मैजिक था, ऐसा मैजिक जो पूरे दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। हमेशा से हम लोग यही सुने थे कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें है उसे गॉड ने बनाया है, पर मुझे लगता है ये बात गलत है। मैंने उन स्टार के टेक्सचर्स को नोटिस करा, वो अलग है, ऐसा जिसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, पर इसे समझा जा सकता है। दुबे इसकी बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, कहता है अपनी खोज से गॉड के एग्जिस्टेंस पर शक करना ये हमारे वर्ल्ड की साइंटिफिक खोज की जैसे साउंड कर रही है। तब मिस सेमेर कहती है, पर मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम था, मैं मरने वाली थी। इससे पहले मैंने अपना सारा जादू उस ऑयल पेंटिंग में छोड़ दिया। मैंने जो भी सीखा वो स्टार मैजिक सब उसी के अंदर है। और फिर वो हवा में एक मंत्र लिखती है, कहती है इस मंत्र को याद कर लो, ये मंत्र तुम्हें उस ऑयल पेंटिंग को अनलॉक करने में मदद करेगा। जब तुम उसे आजाद कर दोगे तब वो तुम्हारे ऑर्डर को अनकंडीशनली फॉलो करेगा। और ये कहकर मिस सेमेर वहाँ से गायब हो जाती है। दुबे ये सब कुछ देख रहा था, फैसिनेटेड था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर ही नहीं है। कहता है पर प्लीज मुझे बताइए कि मैं इसे यूज कैसे करूंगा। पर वो गायब हो गई थी। दुबे एक मैजिशियन नहीं है, वो इस स्पेल को यूज नहीं कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, दुबे वहाँ से बाहर आ गया है, सोच रहा है आखिर वो क्या करे। उसे वो मंत्र तो याद हो गया है, पर उसके अंदर ऐसी मैजिक नहीं है कि वो उसे यूज कर पाए। और जैसे ही वो उस ओल्ड पेंटिंग को ये बात बताता है, वो अब तक जो खुश हो रहा था एकदम जोर जोर से अपने सिर को पटक कर रोने लगता है। लेकिन तभी दुबे को याद आता है कि उसने तो एक मैजिशियन को कैप्चर करके रखा हुआ है। और अगले ही पल दुबे उस मैजिशियन के पास चला जाता है। हम उस नाइट को भी देखते हैं जो उस जेल को गार्ड कर रहे हैं। दुबे वहाँ से मैजिशियन के पास चला जाता है। उसके पास एक बैग है, कहता है तो मैजिशियन क्या तुम तैयार हो कि तुम अब अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर कर दो। ये उस मैजिशियन का ही बैग है। वो उसकी ओर उसे फेंकता है। मैजिशियन बहुत ही ज्यादा गुस्साया हुआ है, कहता है आप एक नोबल हैं और आप एक मैजिशियन को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। जब मेरी बिरादरी इस बात को जानेगी आप लोग इस कंट्री में रह नहीं पाएंगे, फिर कभी भी कोई मैजिशियन आपकी हेल्प नहीं करेगा। दुबे कहता है मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ये बात तो सोचो, जब बाहर ये बात फैलेगी कि एक लेवल 1 का मैजिशियन एक लेवल 5 की मैजिक सभी के सामने कर रहा था, तो वो लोग तुम्हें कैसा ट्रीट करेंगे। क्या सच में ये पॉसिबल है? तुमने कुछ तो गड़बड़
की है। फिर दुबे उन बैग्स में से कुछ बॉटल्स को बाहर निकाल लेता है। कहता है, ये बॉटल तुम उस वक्त इस चीज को यूज कर रहे थे, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। अगर तुम सब कुछ सच सच मुझे बता दोगे तो मैं ये खबर किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें भी पता है जब ये खबर बाहर फैलेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मैजिशियन घबरा जाता है। कहता है, ये आर्टिफिशियल मैजिक एलिमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल मैं मैजिक करते वक्त करता हूँ। इससे मैं मैजिक एलिमेंट्स को और भी ज्यादा फील कर पाता हूँ। दुबे ये जानकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है, आर्टिफिशियल मैजिकल एलिमेंट, तो तुम में भी वो कमी है, तुम मैजिक एलिमेंट समन नहीं कर सकते हो। तो फिर ये कहता है, मैं कर सकता हूँ पर मेरी टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं 20 साल से ज्यादा इस चीज पर रिसर्च करा और मैंने इस चीज को बनाना सीखा, पर अभी भी ये पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मैं इस पे सिर्फ लेवल 5 का मैजिक कर पाता हूँ। दुबे ये जानकर एकदम फैसिनेट हो जाता है। कहता है, ये आदमी तो एक जीनियस है, अगर इसको और भी एडवांस कर दिया जाए तो इससे ऐसी मैजिक यूज हो सकती है जो कि एक मास्टर लेवल मैजिशियन को टक्कर दे सके। दुबे कहता है, मुझे तुम सिखाओ इसे कैसे यूज करना है। मैजिशियन कहता है, इसमें बस हमें अपने मेंटल पावर को इस्तेमाल करना है। ये बात सुनकर तो दुबे और भी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें पता है दुबे की मेंटल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दुबे उस बोतल को खोलता है, उसमें फायर एलिमेंट है। दुबे अपनी मेंटल पावर से उसकी उस एनर्जी को फील करने लगता है। मैजिक उसके हाथों में आने लगती है। जैसा कि हम सब देखे थे, दुबे के पास सिर्फ मैजिकल एलिमेंट को समन करने की पावर नहीं थी, इसीलिए उसे मैजिशियन नहीं बनने दिया गया। पर अब ये मुश्किल सॉल्व हो गई है और दुबे बहुत ही ज्यादा खुश है। और तब वो अपने 2 लोगों की मेंटल पावर को इस्तेमाल करता है और ये फायर एलिमेंट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका इतना ज्यादा जोर था, पूरा का पूरा ये जेल टूट जाता है, पर वो लोग सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन इस बात के बाद दुबे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है और वो एक डेविल जैसे हंस रहा है। कह रहा है, मैं कामयाब हो गया, मैंने एक फायर बॉल छोड़ी। और फिर तब वो उस मैजिशियन को उठाता है और फिर अपने नाइट से कहता है, रोलिन, ये आदमी आज से मेरा पर्सनल मैजिक कंसल्टेंट है। अब मेरी टीम में एक नाइट के साथ एक मैजिशियन भी जुड़ गया है। और फिर मैजिशियन जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, कहता है, मेरे दोस्त मैजिशियन, तुम्हें जो रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें जो नाम चाहिए, वो सब कुछ तुम्हें मेरे साथ रहने से मिलेगा। मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ ताकि हम लोग एक इतिहास रच पाए। और दोस्तों बस इसी बात के साथ इस जगह पर डेविल रूल का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप बताइए आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। इसका पिछला एपिसोड देखने के लिए जरूर से प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।